हेलो एवरीवन। आइए आज रिवाइज करते हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को। सबसे पहली और सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आती है वो ये आती है कि मैटर क्या होता है। इस डेफिनेशन को आप क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपके लिए कोई नई नहीं है। एनीथिंग विच हैज सम मास, कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ जगह घेरता है, ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। अब ये डिस्कशन चलता रहता था फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के बीच में कि भाई हमें मैटर तो पता है कि मैटर क्या होता है, लेकिन आखिर ये कैसे पता चले कि मैटर बना हुआ किसका है? मैटर जो है ये किससे बना है, ये किससे बना है, ये कैसे पता लगाया जाए? इस बारे में डिस्कशंस चलता रहता था किसके बीच में? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के बीच में। उसी समय में एक साइंटिस्ट जिसका नाम डाल्टन था वो आया और उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने प्रपोज की। उसका कहना क्या था? उसका कहना यह था कि इट प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसने कहा कि ये जो मैटर बना हुआ होता है वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम एटम बोलेंगे। अच्छा, तो एटम क्या है? एटम है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज मेड। आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका कहना यह था कि एटम इतने छोटे हैं कि उनको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। उनको आप मान लो ये एक एटम है तो ये इतना छोटा है कि आप इसको दोबारा नहीं तोड़ सकते, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, इसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये इसका कहना था डाल्टन का। और एटम इज द स्मॉलेस्ट। अब सही बात है भाई, जब इसे नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट हुई मैटर की। बिल्कुल सही बात है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर कहे। पहला तो ये कि एटम बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है जिनको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते। तो एटम ही जो है वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है मैटर की। उसी समय में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। दो साइंटिस्ट जिनका नाम फेराडे और विलियम क्रूक्स है, अलग अलग जगहों पर साइमल्टेनियसली एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या करा? इसके अंदर इन्होंने ये करा कि एक ट्यूब ली, ठीक है, एक इन्होंने बढ़िया सी ट्यूब ली और इसके अंदर 2 प्लेट लगाई मेटल की। एक प्लेट ये लगाई मेटल की और एक प्लेट इन्होंने ये लगाई मेटल की। बढ़िया बात है। और ये जो मेटल की प्लेट है ये तो आपको ऐसे दिख रही है, अगर मैं इधर की तरफ से देखूंगा ना तो मुझे इसके अंदर छेद दिखाई देंगे। ये प्लेट है और इसके अंदर देखो छोटे 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 छेद दिख रहे हैं। तो इन्होंने एक मेटल प्लेट लगाई और इस वाली मेटल प्लेट को कनेक्ट करा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इस वाले एंड को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बिल्कुल अच्छी बात, बढ़िया बात। इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कुछ गैस भरी हुई थी और यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया जो कि क्या करेगा? प्रेशर को रेगुलेट करेगा। प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा भैया? मान लो अब देखो, अगर मुझे इसके अंदर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम करने हैं तो मैं क्या करूंगा? प्रेशर कम कर दूंगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, प्रेशर को कम कर दो, इसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, यहां पर गैस कम हो जाएगी। तो इन्होंने ये यहां पर वैक्यूम पंप भी लगा रखा था। अब यहां से नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो यहां पर इसको हम कैथोड बोलेंगे। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसको हम एनोड बोलेंगे। और इन्होंने एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों के पीछे एक फोटो सेंसिटिव, देखो ये फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लगा दी। इसका क्या काम है? इसका काम है किसी भी तरह के रेडिएशन को या फिर एनर्जी को डिटेक्ट कर कर ग्लो करने लगना। बिल्कुल ठीक बात है, हमें समझ में आ गई बात। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने 100 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और 760 mmHg यानी कि 1 atm का प्रेशर रखा। इन्होंने ये करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ ट्यूब के अंदर, ना ही हमें कुछ ग्लो दिखा, ना हमें कुछ रोशनी दिखी, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या करा? इसके बाद इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या करा? पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया, 1000 वोल्ट कर दिया। और क्या करा? और इन्होंने प्रेशर को कम कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। ना ही ग्लो हो रहा है, ना ही कोई किसी तरीके की लाइट आ रही है,
कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया 11,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया, और प्रेशर को कर दिया बहुत 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 कम, कितना 0.01 mmHg कर दिया इन्होंने। अब ये हैरान हो गए, ये परेशान हो गए। जैसे ही इन्होंने ये किया तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो था उसने ग्लो स्टार्ट कर दिया। इट स्टार्टेड ग्लोइंग कब, एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हाई था और प्रेशर जो था वो लो था। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने की बात आई तो उन्होंने ये बोला कि कुछ इनविजिबल रेडिएशन है जो कि कैथोड यहां से ओरिजिनेट हो रही है, कैथोड प्लेट से ओरिजिनेट हो रही है। कब कब, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर, ये हाई वोल्टेज ही तो है, और लो प्रेशर पर, ये लो प्रेशर ही तो है। उनका कहना यह था कि कुछ इनविजिबल रेडिएशन है जो कि यहां से यहां की तरफ जा रहा है, कैथोड प्लेट से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और स्ट्राइक कर रहा है फोटो सेंसिटिव मटेरियल को जो कि एनोड के पीछे रखी हुई है। इस वजह से ये ग्लो हो रहा है और ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, इस वजह से हम इसे नाम देंगे कैथोड रे। मैंने बोला ठीक है भाई, तू कैथोड रे नाम तो दे, लेकिन पहले ये बता दे कि मैं ये कैसे मान लूं कि कैथोड रे से ही वो ओरिजिनेट हो रही है। अरे ये भी तो हो सकता है एनोड से कुछ निकल रहा हो और यहां जा रहा हो। उन्होंने बोला ठीक है, इसका भी जुगाड़ करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, यहां पर इन्होंने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, मान लो एक पत्थर रख दिया, उसके बाद यही कंडीशन अप्लाई करी तो पता ये चला कोई ग्लो ही नहीं दिख रहा। तो इससे मुझे समझ में आया कि भैया एनोड से होता तो जल जाता, ये दोबारा से ग्लो करने लगता। जरूर कैथोड से ही कोई चीज ऐसी है जो कि एनोड की तरफ आ रही है, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, कैथोड रे बोला गया। चलिए अच्छी बात है। अब एक साइंटिस्ट आया, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, जे थॉमसन नाम का एक खिलाड़ी आदमी था। जे थॉमसन आया और उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कैथोड रे की। उस समय की साइंस के हिसाब से, पहले सुनो बात को, उस समय की साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मैकेनिकल फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एग्जर्ट नहीं कर सकती थी। मैकेनिकल फोर्स टाइप का मतलब बस इस तरीके से समझ लो कि मैकेनिकल फोर्स का मतलब ये कि अगर कि यहां पर अगर कोई पंखा रखा हुआ होता और यहां से निकलने वाली जो रेज थी वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो वो इस पंखे को नहीं घुमा सकती थी। तो इसने इसी चीज को चेक करने के लिए यहां पर एक पंखा रख दिया। उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो पंखा नहीं घूमेगा, लेकिन वो हैरान और परेशान हुआ जब उसने यहां पर पंखा रखा तो पता ये चला कि ये पंखा घूम गया, पंखा घूम गया। तो यहां से इसने इस बात का कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक पार्टिकल्स हैं। क्यों 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 बोला, क्योंकि वो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स तो पार्टिकल ही कर सकते थे ना, बिल्कुल सही बात। अब इसने बोला कि भैया एटम होंगे। भैया अब तक तो हमें डाल्टन के बारे में पता था कि डाल्टन ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से क्या होगा, ये एटम ही होंगे जो यहां पर आ रहे होंगे, यहां से निकल रहे होंगे और इससे टकरा रहे होंगे, पंखा घूम रहा होगा और यहां पर जो ग्लो हो रहा होगा वो भी इसी वजह से हो रहा होगा। इसने कहा चलो यही होगा, लेकिन एक काम करते हैं, चेक करते हैं। उसने यहां पर एक प्लेट लगाई और इसने एक यहां पर प्लेट लगाई, इसको कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसके बाद फिर वही चीज दोबारा से वही क्रिया दोहराई और जब उसने ये क्रिया दोहराई तो पता ये चला कि ग्लो यहां पर भी दिखने लगा। मतलब कि ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल थी ये बेंड हो गई किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां पर भी ग्लो दिखा लेकिन कुछ ग्लो यहां पर भी दिखा। ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल थी, ये जो पार्टिकल्स कैथोड रे से ओरिजिनेट होकर एनोड रे की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपने जो पार्ट था उससे डाइवर्ट हो गए। अब इसके दिमाग में आई भैया ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बाबा। उसने बोला कैथोड रे जो है वो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव है जब ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल। तो उसने कहा कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इसको इसने नाम दिया नेगेट्रॉन्स का। क्या बोला थॉमसन ने, नेगेट्रॉन्स। क्या है, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज नेगेट्रॉन, और जिसको बाद में एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्टोनी था उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स।
तो याद रखना है, जे थॉमसन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे बताई थी। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट उसने ये बोला कि कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है क्योंकि वो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। कैथोड रे जो है वो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हो रही है। उसको इसने नाम दिया नेगेट्रॉन्स का। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्टोनी था वो आया और उसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और इसने बोला कि कैथोड रे जो हैं वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये सीधी रेखा के अंदर ट्रेवल करती हैं। वो कैसे इसने डिटेक्ट किया, उसने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया छोटा सा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट जब रखा तो यहां बस इसी जगह पर गिलो नहीं था। इसका मतलब है कि अगर ये ऐसे जाकर ऐसे चल रही होती मान लो, या ये ऐसे जाकर ऐसे चल रही होती, तो यहां पर भी गिलो दिखना चाहिए था। लेकिन जब यहां पर इतने ही पार्ट के अंदर गिलो नहीं दिख रहा, इसका मतलब इस सीधी रेखा में चल रही है, यहां पर ऑब्स्टिकल है, इसकी वजह से ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल रुक गई और यहां पर हमें गिलो नहीं दिखा। बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये साबित हो गया कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। तो अब इन्होंने बोला कि ये डाल्टन झूठ बोल कर गया है भाई, इस डाल्टन ने हमारा काट दिया। कैसे कैसे? डाल्टन तो यहां बोल रहा था कि ये इतने छोटे हैं कि ये फर्दर सब डिवाइडेड ही नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज की डिस्कवरी की बात चल रही है। भैया एटम एज अ होल न्यूट्रल है, ये बात पता है, ये भी डाल्टन ने बोला था। वैसे एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब अगर एटम न्यूट्रल है तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ क्यों डिटेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ क्यों डाइवर्ट हो रहा है? सोचो। इसका मतलब ही कि ये एटम जो है वो जो इसके अंदर है, एटम तो न्यूट्रल है इसके अंदर, इसका मतलब कोई चीज ऐसी है एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल नहीं है और वही चीज टकरा रही होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रूव्ड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी सीधा सीधा मतलब ये कि डाल्टन को गलत प्रूफ कर दिया गया। उन्होंने बोला कि नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं होता, एटम को भी तोड़ा जा सकता है और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उससे भी छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। अब दिमाग में एक बात आती है, ये जो चीजें आपने करी ये 1000 वोल्ट पर और 1 mmHg के प्रेशर पर ये क्रिया क्यों नहीं हुई? उसके पीछे का क्या कारण था? भैया जब आप 11000 वोल्ट दे रहे हैं उसी समय ये क्रिया क्यों पूरी हो रही है? उसके पीछे का भी रीजन देख लो, उसके पीछे का भी रीजन बता देते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले ये देखो कि भैया यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, क्योंकि ये हमने नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अटैच किया था। यहां पर है प्रोटॉन्स प्रेजेंट, यानी यहां पर है पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट, प्रोटॉन मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहां पर, क्योंकि हमने इसे बॉडी के जो है उससे अटैच किया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। पॉजिटिवली चार्ज है ये क्योंकि हमने इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया था। अब देखो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से देखो क्या होगा, ये यहां से ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव पर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन एनोड से इलेक्ट्रॉन निकालना, सॉरी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान थोड़ी है। उसके लिए इन्हें क्या करना होगा, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगानी होगी। F इज इक्वल्स टू K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर) आप पढ़कर आए हैं। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस कब होगा, जब हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चार्ज डिफरेंस। किसी दो जगह पर चार्ज डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसकी वजह से जभी तो हाई फोर्स लगेगी और तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर एनोड की तरफ भागेगा। बिल्कुल सही बात। तो हमें समझ में आया कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होना चाहिए था। अब यहां पर बात आती है कि इतना कम प्रेशर क्यों होना चाहिए था, उसके पीछे बात करते हैं। लेकिन पहले ये समझो कि तुम ये मत समझना कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पर पहुंच गया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे तो ये गैस के एटम से टकराएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा, इतनी तेजी से टकराएगा इसके साथ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे से टकराएगा, फिर वो किसी तीसरे से टकराएगा, ऐसे ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन से निकलते जाएंगे और वो लास्ट में अल्टीमेटली यहां पर पहुंचकर ग्लो इफेक्ट फोटोसेंसिटिव स्क्रीन पर शो कर देंगे। अब अगर मान लो कि यहां पर बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल्स हो, तो यहां पर भी गैस के पार्टिकल, यहां पर भी गैस के पार्टिकल, यहां पर भी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। अब भैया वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उसके बाद तभी तो ये इसे एनर्जी देगा इस गैस के एटम को, और तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। सोचो। लेकिन
अब अगर बहुत ज्यादा पास पास हो गई, यहां पर एक गैस का आइटम है, 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 तो बहुत ज्यादा पास पास ये गैस के पार्टिकल हो गए, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह एक्सिलरेट ही नहीं हो पाएगा, उसे काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने का टाइम नहीं मिलेगा तो उसके पास बहुत लो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब लो काइनेटिक एनर्जी से वो इस गैस के पार्टिकल से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलवा देगा। सोचो, समझ में आई ना बात। तो इसीलिए हमें कम प्रेशर ऑफ गैस और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। अब इसके बाद डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। अब इसी तरीके से सोचो कि जैसे जिस तरीके से कैथोड रे से यहाँ पे कैथोड रे से एनोड की तरफ चीजें गई, तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भैया जैसे यहां पर गिलो हो रहा है ऐसे भी यहां पर भी गिलो होना चाहिए था। इस चीज का पता नहीं लगा, लेकिन जब इन्होंने गुप्त अंधेरा कर कर बहुत ज्यादा बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा तो उन्हें पता ही चला कि भैया यहां पर भी हल्का 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 ग्लो है। उन्हें इस चीज का पता लगा, और जब इन्हें इस चीज का पता लगा कि यहां पर भी थोड़ा बहुत बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ ग्लो है, तो इस चीज को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भैया यहां से जब हम इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहे थे, यहां से एक गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया था, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम हो गया क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंच गए। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज के गैसियस एटम है ये ऐसे ही थोड़ी घूमते रहेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज है वो इनको अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, और जब ये इनको अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर भी ग्लो हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये ग्लो हल्की होगी, फीबल होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो मास ही बहुत कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास है, तो वो जल्दी जल्दी ट्रेवल कर लेंगे ना। भैया एक हल्का आदमी है, एक मोटा आदमी है, किसी को यहां से यहां पहुंचना है तो कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है, हल्का आदमी पहुंच जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है, ठीक है ना। तो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोड रे या फिर कैनल रेज बोलते हैं, जो यहां से यहां की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। बस एक बात इसमें ध्यान रख लो कि ये बनी हुई होती हैं, ये प्रोटॉन की बनी हुई नहीं होती, ये बनी हुई होती हैं पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम की। चलो अब सवाल देख लो 2, फैक्टर अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे ओरिजिनेट हो गई, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या चीज अफेक्ट करेगी? क्या मटेरियल ऑफ कैथोड प्लेट अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं भैया, कैथोड रे यहां पर बन गई, यहां से इलेक्ट्रॉन की एक बीम है जो कि आगे की तरफ जा रही है, स्ट्रीम है जो आगे की तरफ जा रही है। अब कौन सा मटेरियल तुमने लगाया था उससे मुझे क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन को इससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस से क्या फर्क पड़ता है इसको? इसका तो भैया ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है, बस ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, इसे इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना। सोचो भाई, कैथोड रे एक बार ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसकी बीम ही तो है ये इलेक्ट्रॉन्स की, इसे इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि भैया आपने किस तरीके, क्या नेचर था गैस का? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर, प्रेशर भी कितना ही हो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, तो इनका मतलब ये हुआ कि ये किसी से इसको फर्क नहीं पड़ता, नन आंसर आ जाएगा। अब इसने बोला क्यू बाई एम, क्यू बाई एम कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे किस चीज से अफेक्ट होता है? क्या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट से अफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट से इसे क्या मतलब, कैसा भी हो। हाँ, नेचर ऑफ गैस से होगा, नेचर ऑफ गैस से अफेक्ट होगी एनोड रे। एनोड रे क्यों होगी नेचर ऑफ गैस से अफेक्ट? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में देखो, एनोड रे बनी हुई होती है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। किस तरीके का एटम है गैस का, उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना इसका नेचर। मान लो एक बड़ा गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हल्के हल्के पहुंचेगा यहाँ पर, ये दूसरा वाला कैसे पहुंचेगा? दूसरा वाला तेज तेज पहुंच जाएगा जो छोटा एटम होगा। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं करता, और नन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा नेचर ऑफ गैस। सो वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने किस चीज को प्रूव कर दिया? इस चीज को प्रूव कर दिया कि एटम जो है वो बना हुआ होता है कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां तक हमने इस चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद हम मिलीकांस का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखेंगे, किस तरीके से उसने चार्ज निकाला था, और आगे की बातों पर भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में।